आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। हम लगातार शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA, NRC और NPR के बारे में बात कर रहे हैं। इसे लेकर अभी भी जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसी बीच सरकार ने CAA को लागू भी कर दिया है। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन मुल्क के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां ये कानून लागू नहीं होगा। तो हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है, ये जानेंगे फिरोज खान गाजी साहब से, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। वेलकम। नाज़रीन, आप भी हमें प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं अगर आपका भी कोई सवाल है कानून से जुड़ा। तो हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमें इंतजार है आपके सवालों का। वकील साहब, जैसे मैंने अभी कहा कि CAA लागू हो गया है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसे लागू कर दिया गया। अभी बहुत सारी याचिकाएं थी जिन पर सुनवाई होनी थी, सुनवाई अभी नहीं हुई है और ये लागू हो गया है। तो क्या ये इस तरह से लागू किया जा सकता है या फिर इसमें कोई कानूनी दांवपेच अभी भी है? बहुत बहुत शुक्रिया तरन्नुम, आपका सवाल बहुत अच्छा है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। पहले मैं ये बता दूं कि कानून पार्लियामेंट में बनता कैसे है जी। तो कोई भी कानून पहले पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास होता है। उसको पास होने के बाद जो है फिर उस प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, कि प्रेसिडेंट उसको जो है अपना कंसेंट दे। उसके बाद लागू उस वक्त होता है जबकि फिर ये कानून को गैजेट किया जाता है, जिसको नोटिफिकेशन बोलते हैं जी। तो नोटिफिकेशन जो है वो हुआ है कल, यानी कि 10/1/2020 को कल से ये कानून लागू हो गया। जहां तक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका ऑलरेडी मौजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहले भी फाइल की गई है और फाइल होती रहेंगी, जिसका कि डेट जो है वो 22 जनवरी है। अच्छा। तो कोई भी कानून जब पास हो जाता है उस पर पार्लियामेंट का एसेंट हो जाता है या प्रेसिडेंट का एक्सेंट हो जाता है और उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, तो उसको जो है कोर्ट को ये पावर है जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो याचिका कोर्ट में सब फाइल्स हैं, उसमें कोर्ट ये देखेगी कि क्या ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स यानी कि मूल सिद्धांत के खिलाफ है या नहीं है। मूल सिद्धांत के खिलाफ देखने के कुछ उसके जाविये होते हैं, जिसमें एक ये होता है कि कहीं ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को तो नहीं ले रहा है या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं है। जो लोग इस एक्ट को अपोज कर रहे हैं, जो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो हमारा संविधान का प्रीएम्बुल है, उस प्रीएम्बुल में जो वर्ड है वो ये है कि सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ऐसे सिचुएशन में जो है फिर ये देखा जाता है कि आर्टिकल 14 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि एवरीबडी इज इक्वल, एवरी सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड देयर शैल बी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट पे, क्रीड पे, रिलीजन पे, जेंडर पे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना ये है कि चूंकि इसमें जो अमेंडमेंट आया है 2019 में, जिसको कि CAA कहा जा रहा है, तो ये बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है। इस एक्ट के तहत जो है, इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो किया गया है वो ये कि जो लोग नेबरिंग कंट्रीज़ में 3 कंट्री जो कि मुस्लिम बहुल कंट्रीज़ है, यानी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, उससे जो लोग आए हैं उसमें मुसलमानों के अलावा अगर कोई है तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, लेकिन अगर मुस्लिम होंगे तो उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना यह है कि ये जो अमेंडमेंट लाया गया है CAA 2019, ये बेसिक फीचर्स और फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 का ये वायलेशन है, क्योंकि इसमें जो है मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे या पंथ के नाम पे लोगों को बांटा गया है और मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ जो है ये किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, पक्षपात कर रहा है ये कानून। इसीलिए कोर्ट के पास दरखास्त दी गई है कि कोर्ट इसके ऊपर गौर करे, इस कानून के ऊपर, और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे। एक बार जब कोई भी कानून पार्लियामेंट से पास होता है, अगर उसको कोर्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है, पूरे उस अमेंडमेंट को या पूरे एक्ट को या सम पोर्शन ऑफ एक्ट को, उसका कोई पोर्शन को भी, कोई सेक्शन को, किसी क्लास को अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
तो फिर वो स्टक ऑफ हो जाता है स्टेचू से। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशंस पेंडिंग हैं वो यही पिटिशंस पेंडिंग हैं कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। जी, यानी कि अगर कोई ये सोच रहा है इसे लागू होने के बाद कि अब जो याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई नहीं होगी, तो सुनवाई होगी और तभी होगी जब उसका तय वक्त है। हाँ, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो भी इस सिलसिले में जितने भी पिटिशंस आ रहे हैं उसको टैग किया जा रहा है। फिलहाल उसमें डेट जो है वो 22 जनवरी है, उस पर जो है एक आर्गूमेंट होगा। जी, अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो ये याचिकाएं हैं जब उस पर सुनवाई होगी, क्योंकि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर दिन हम एक नया प्रोटेस्ट देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या हो सकता है और सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? आमतौर पर अगर इस तरह के पहले भी केसेस हुए हैं तो उसमें क्या रहा है? देखिए, जिसको बोलते हैं परमा फेसाई, यानी एक दृश्य या बर्ड आई व्यूज अगर देखा जाए तो ये जो अमेंडमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स के अगेंस्ट जा रहा है। अब पूरी उम्मीद ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर अपना अथॉरिटी जो है उसको डिस्कशन के बाद जो है अगर देखा जाए कि बैलेंस किधर है तो बैलेंस इस फेवर में है कि इसको स्टक ऑफ कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लगातार लोग जैसे इसके बारे में बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ये जो एक्ट बनाया गया है इसे रद्द कर दिया जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये हक है कि वो इस कानून को रद्द कर सकता है? मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि जो भी एक्ट पास होगा पार्लियामेंट से या प्रेसिडेंट से एक्सेंट होने के बाद उसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कि उसको जो है वो रद्द कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स यानी मूल सिद्धांत के अगेंस्ट जा रहा हो, और ये अच्छी तरह से पावर है कोर्ट को, हाई कोर्ट को एंड सुप्रीम कोर्ट को। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? सवाल ये है कि एनआरसी और सीए के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा उसके वेरिफिकेशन के लिए? जी, ठीक है। इनका सवाल ये है कि एनआरसी अगर होता है या एनपीआर तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे? देखिए, अभी तो जो एनपीआर के लिए सरकार बार बार ये बात कह रही है कि आपको सिर्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, किसी किस्म का डॉक्यूमेंट्स उनको देने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जो अल्टीमेटली जिस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो आपसे यही पूछा जाएगा कि क्या आपके पास राशन कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। ख़ास तौर से जो आसाम में देखा गया कि अल्टीमेटली एक बिंदु पर मसला आ गया था कि क्या आपके पास कोई ऐसी लैंडेड प्रॉपर्टी है जो कि आपके पेरेंट्स की तरफ से आपके पास इनहेरिटेंस में आई हो, ये नहीं कि आपने ख़रीदा हो कहीं। तो लैंडेड प्रॉपर्टी में ये देखा जा रहा था कि इनहेरिटेंस के ज़रिए यानी कि आपके फादर से के ज़रिए या दादा और फादर के ज़रिए वरासत में मिला है कि नहीं मिला है, जो कि अपने आप में बहुत ख़तरनाक था। जैसे कि आप जानते हैं एक मोटा मोटी सर्वे आया है कि तकरीबन 41 करोड़ लोगों के पास हिंदुस्तान में लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं है। और जब एक बार ये बात आ जाती है, एनपीआर में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, उसके साथ एक डिक्लेरेशन होता है कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन इसमें दे रहा हूँ वह करेक्ट है। अब उसके बाद उसको पॉपुलेशन रजिस्ट्रार के पास जो है उसको रखा जाएगा। उसको ये पावर है कि उसमें से जिस तरह से क्या आसाम में हुआ था कि डी वोटर्स कर दिया गया था, कि डाउटफुल वोटर। तो एक छोटे लेवल का कर्मचारी किसी के सिटीजनशिप जैसा महत्वपूर्ण अधिकार को डाउटफुल लिख दे और फिर उसके बाद उसके डाउटफुल लिखने के बाद फिर परेशानियां शुरू हो जाती है। जब वो डाउटफुल लिख दिया तो इसका मतलब कि आपको वोट देने का हक खत्म हुआ। अच्छा। जब वोट देने का हक खत्म हो जाएगा तो लाजमी है कि आप दौड़ेंगे, फिर पिलर टू पोस्ट आप दौड़ते रहिए, डॉक्यूमेंट्स दिखाते रहिए। फिर वो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस का मसला होता है, वहाँ पे जाने में मतलब कि कम से कम एक ऑर्डनरी सिटीजन्स का 2-4 साल का धक्का खाना पड़ गया है। उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, तब भी अगर उसने डाउटफुल वोटर कह दिया, डाउटफुल सिटीजन कह दिया, तो ये अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक पहलू है। और इसमें
गरीब लोग अफेक्टेड होंगे। ये सब जानता है कि गरीबों के पास ज़मीन नहीं होती है। बिल्कुल। अभी ज़मींदारी एवोल्यूशन से पहले तो बिल्कुल ज़मीन नहीं थी, कुछ ज़मींदारों के नाम से ज़मीन थी। अब बाकी जितने लोग ज़मीन पर काम करने वाले थे, खेतिहर थे, वो टिलर थे, उनके पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी। आज यहाँ पर वो अपना झोपड़ी डालकर हैं, कल दूसरी जगह है। ज़मींदार के ऊपर था कि किस इलाके में खेत में ज़्यादा काम है, उधर उनको कहा था कि वहीं पे जाकर बाल बच्चों के साथ रहिए और फला जगह जो हमारा 2 एकड़ या 10 एकड़ ज़मीन है उसका आप रखवाली कीजिए और उसमें आप खेती कीजिए। तो ऐसे सिस्टम में ख़ास तौर से हमारे वनवासी जो लोग वन में रहने वाले हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एक रोज़ कोई आकर ये कहेगा कि ये वन में जो आप लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, जो वहाँ से अपना जीविका चलाते हैं, एक रोज़ आकर ये पूछा जाएगा कि आप इस वन को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि जहाँ डाउटफुल सिटीज़न हुआ वहाँ आपका हक ख़त्म हो जाता है वोटर लिस्ट का। और आपको मालूम है कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो अक्सर इसमें आएंगे ज़्यादा तादाद में, और उनके पास इस किस्म के लैंड प्रॉपर्टी नहीं है, डॉक्यूमेंट जाहिल हैं, बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो सबसे पहले एक और कैजुअलिटी होगी कि जिसका भी नाम जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके पास शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट है, जिसके बेसिस पे उसे जो है डिफरेंट किस्म की सरकार से जो सहूलतें मिलती हैं, सर्विस में रिजर्वेशन मिलता है, पार्लियामेंट, असेंबली और गाँव के तक के इलेक्शन में, प्रधान के इलेक्शन तक में उनको रिजर्वेशन है, वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा जहाँ उनका नाम डाउटफुल वोटर में रखा गया। इसके अलावा जितने लोग बीपीएल वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर हैं, जब उनका नाम डी लिस्ट में आ जाएगा तो आते ही उनको जो है वो तमाम सहूलतें जो एक बीपीएल को मिलता है वो उनको नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा क्या, मोस्टली जो अफेक्टेड लोग होंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि सोसाइटी का निचला तबका होगा, जिनका की तादाद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। उनको तकरीबन डिफ्रेंचाइज यानी कि उनको उनसे वोट देने का हक छीन लिया जाएगा, और जितनी सरकार की तरफ सहूलियतें मिली हैं तब तक सब खत्म हो जाएंगी उस वक्त तक, जब तक कि वो प्रूफ न कर पाए। अगर वो प्रूफ कर दे रहा है तो फिर बहरहाल वो बहाल हो जाएंगी, लेकिन अगर प्रूफ वो नहीं कर पा रहा है तो 2-4 साल तो इसमें ऐसे ही निकल जाएगा, उसको इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस तक दौड़ते हुए, और अगर नहीं हुआ तो फिर कोर्ट में जाते हुए। तो ये अलावा ये कि इस एक्सरसाइज में मालूम है कि आसाम की आबादी 3-3.5 करोड़ है, उसको करने में कितना टाइम लगा, तकरीबन और कितना खर्च 1600 करोड़ रुपया खर्च हुआ। रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट आखिरी में यही देखा गया कि वो ये नहीं क्लेम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि हम यहीं के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर एक और मसला होता है, अगर ये कानून सीएए ये कहता है कि जो वहाँ से आए हैं, लेकिन उनका क्या होगा जो कि यहीं से रह रहे हैं? उनका क्लेम ये है कि हम बीसीओ पुष्ट से यहाँ पे रह रहे हैं, वो कभी नहीं कह रहे कि हम वहाँ से आए हैं। जब भी एनआरसी होता है या एनपीआर होता है तो बहुत छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होगा, वरना जो संविधान के तहत हमें राइट्स दिए गए हैं वो राइट्स कहीं ना कहीं हमसे छिन जाएंगे। इस दौरान कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मुझे वकील साहब से एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछें। तो मैं लंबे समय से कोशिश कर रहा हूँ कॉल करने के लिए, तो आज ये कॉल हो पा रही है। जी बताएं सवाल। तो मेरा जो सवाल था वो ये था कि मेरा एक केस चल रहा था कोर्ट में, तो उसमें मेरी एज 18 साल की दिखा रही है, लेकिन मेरी एज 16 साल की थी। मेरा केस वो स्टूडेंट पेल्टिंग में लगाया गया था। अब तो हमारा केस वो खत्म हो चुका है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, बताना चाहता हूँ वकील साहब को कि मैं एक स्टूडेंट हूँ कि आगे चलकर मुझे कोई इससे दिक्कत मत हो जाएगी। मैं उस टाइम नाबालिग था, लेकिन वहाँ पर मुझे बालिग दिखाया गया। ये मैं चेंज करवा सकता हूँ? देखिए, आपने ये नहीं बताया कि केस कैसा चल रहा था। देखिए, अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी और उसमें जो है आपका एज 16 साल था, तो अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आपने क्लेम नहीं किया कि मैं माइनर हूँ, तो 18 साल का एज या 18 साल से ज़्यादा का एज दिखाकर जो है पुलिस चालान कर देती है, क्रिमिनल केस फाइल कर देती है। क्योंकि कानून ये है कि जो लोग नाबालिग हैं उनको जो है, अगर उनके ऊपर केस हो रहा है तो उनको जेल में नहीं रखा जाएगा, प्रोटेक्शन होम में भेजा जाएगा। उनको बहुत सी मतलब कि मराहत दी गई हैं कि नाबालिग की जो है वो इज्जत बची रहे और वो अपनी शुरू ही की उम्र में सोसाइटी में बदनाम न हो और उसको रिफॉर्म का एक मौका दिया जाए। तो
उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होगी। मेन चीज ये देखा जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, आपका जिन कॉलर ने अभी कॉल किया था उनका जो केस था, जो कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, ये उस हाँ, तो क्रिमिनल केस था, समझ गया, क्रिमिनल केस था। तो देखिए उसमें अगर 16 साल पुलिस ने दिखा दिया है तो वो आपका बेसिस नहीं होता है एज का बेसिस जो है बर्थ सर्टिफिकेट होता है या एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है, बाकी आपका स्कूल का सर्टिफिकेट और डिग्री होता है। ख़ास तौर से बेस करता है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ। और वो अगर नहीं है, कहीं गांव में पैदा हुए हैं, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे देश में अब भी जो है एक बहुत अच्छी संख्या लोगों की है जिनकी की पैदाइश घर पे होती है, ख़ासतौर से गांव पे दाइयाँ होती हैं, हर गांव में इस किसी में काम करने वाली होती हैं, तो डिलीवरी अक्सर घर पे होता है। जब डिलीवरी घर पर होता है तो उनको जो इस किस्म का सर्टिफिकेट जो है न बनाने की ज़रूरत पड़ती है। स्कूल में भी, गाँव का स्कूल होता है, इतने तारीख को पैदा हुआ, प्रधान ने लिख कर दे दिया, 2 आदमी ने बता दिया, उसका डेट ऑफ बर्थ लिख दिया जाता है। बदकिस्मती ये है कि इन सब चीज़ों को इस वक्त सरकार नहीं देख रही है कि जिसको कहते हैं ना, कानून जब भी बनाया जाता है, जब भी कोई रूल्स बनाया जाता है तो एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन को देखा जाता है कि सोसाइटी की पोजीशन क्या है। तो इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है कि हमारे लोग, कितने लोग जाहिल हैं, कितने बच्चे जो हैं वो गांव में पैदा होते हैं, किसी हॉस्पिटल में नहीं पैदा होते हैं, और अक्सर लोग जब तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है तब तक लोग बर्थ सर्टिफिकेट हासिल नहीं करते हैं, ना बनवाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार का काम है हर सिटीजन्स को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसे मौके देना, फैसिलिटेट करना है। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसा पॉलिटिकल सिचुएशन आ गया है सामने कि इन कानून से, CAA से, NRC से या NPR से जो है वो सिटीजन्स की को आगे परेशानी नज़र आ रही है। वो अपना ज़ाती डेवलपमेंट छोड़ के, ज़ाती काम छोड़ के दफ्तरों का चक्कर लगाने का उसका सिस्टम ज़्यादा हो जाएगा, जो कि अपने आप में दुनिया फलाही स्टेट की तरफ जा रही है कि हुकूमत ऐसी हो जो कि अपना सिटीजन्स का ख्याल रखे। लेकिन यहाँ पे इस कानून से सिटीजन्स उलझ रहे हैं, उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। इसलिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग उस दरख्वास्त कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग दरख्वास्त कर रहे हैं, उनको भी अपने देश से, अपने लोगों के आगे बढ़ाने से, सिविलाइजेशन एज ए होल को आगे बढ़ाने में बहुत दिलचस्पी है। तो सरकार वही होती है और अच्छी सरकार मानी जाती है जो कि अपनी कान खुली रखे, लोगों की बातों को सुने, अगर उनके ग्रीवेंसेस जेन्युइन हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करे। और हमें ऐसा लग रहा है जिस तरह से कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का बयान आया उसके बाद कि नहीं NRC नहीं होगा, तो इन सब चीज़ों से ऐसा लगा, या फिर ये आया कि डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन की ज़रूरत है। इन सब से ऐसा लगा कि सरकार जो है इन सब चीज़ों को कंसिडर कर रही है और कंसिडर करना चाहिए। अगर हमसे कोई पूछा जाए तो मैं भी सरकार से ही दरख्वास्त करूँगा कि सिटीजन्स जिसमें परेशान हो रहे हैं, अल्टीमेटली सिटीजन्स के गार्जियंस जो हैं वो पॉलिटिकल बॉस होते हैं, पॉलिटिकल बॉस में भी ये होते हैं जिनके हाथ में पावर होता है। तो इस मसले को सरकार को सिंपैथेटिकली कंसिडर करना चाहिए, और सरकार कोई ऐसी नहीं होती है जो कि अपने ऊपर जिद कर ले। और उसके अलावा बच्चा अगर जिद भी करता है तो पेरेंट्स का तरीका होता है कि चलो इसकी जिद भी थोड़ी देर के लिए मान लो भाई, अल्टीमेटली ये मेरा बच्चा है। इसी तरह जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। जी वकील साहब, आगे इस पर और भी बात करेंगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? मैडम मेरा सवाल ये है वकील साहब से जी कि जैसे कि हम आईडी बनवाते हैं अपनी, NRC का चक्कर चल रहा है जी, हम मोहम्मद गनी की जगह अब्दुल गनी करके भेज रहे हैं, उसमें किस तरह हम करें? 3 आईडी बनाई, तीनों आईडी का गलत नाम भेज दिया मैडम उन्होंने। अच्छा, देखिए आपके नाम के आगे तो फिर भी कम गलत है। ऐसे वोटर लिस्ट में हमने नाम देखे हैं, और इस किस्म के आइडेंटिटी कार्ड अगर बन के जाते हैं, अब कभी आधार कार्ड में कि मेल को फीमेल, फीमेल को मेल दिखा दिया जाता है, कहीं फादर के नाम पे मदर का नाम होता है, मदर के नाम की जगह फादर का नाम होता है, और अरबी नाम को इंग्लिश में लिखने में या हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखने में, जैसे चंद्र है, बहुत से लोग चंदर लिखते हैं, DER लिखते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो DRA लिखते हैं। उसी तरह से अग्रवाल, बहुत से लोग जो है सही मानों में संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन देके AGRWAL लिखते हैं। बहुत से लोग जो हैं अग्रवाल, जी के बाद जो है आर न लगाकर ए लगा देते हैं, तो वो अगरवाल हो जाता है।
तो ये सब लिखने के डिफरेंट तरीके हैं, वो जिसको कहते हैं रोमन लिपि में। यानी इससे कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा, फर्क पड़ता है और अच्छी तरह से फर्क पड़ता है। जहां तक मोहम्मद लिखने का तरीका है MOHD, MD या पूरा मोहम्मद, या मोहम्मद में आगे MAD या MED, तो इन सब चीज़ों का तो अभी टाइम है, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें देखी गई हैं असम वाले मसले में कि सिर्फ नाम के स्पेलिंग के, कोई सैयद दूसरे अंदाज में लिखता है, कोई दूसरे हिसाब से उसको प्रोनाउंस करता है। उसी तरह से अक्सर जो Z और J का फ़र्क होता है, मुस्लिम नामों में मुजम्मिल के जगह पर मुजम्मिल हो जाएगा, या जलील के जगह पे जलील हो जाएगा, यानी J के जगह पे Z हो जाएगा। तो जितने लोग ऐसे हैं उनको अभी अगर सामने आ गया है कि हमारे नाम या हमारे फादर के स्पेलिंग के नाम में फ़र्क है, वो बराए मेहरबानी थोड़ा सा वक्त निकाल के इसको ठीक कर लें। और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है जी। एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो जी, जी मैं 2 सवाल है जी। वालेकुम पूछ सकता सलाम हूं मैं? जी, सवाल बताएं। सवाल ये है कि मैं 1978 में, मेरी उम्र 62 ईयर्स है, 1978 में मैं दुबई चला गया था। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। तो मैं फैमिली के साथ 32 ईयर्स रहने के बाद वापस आया। वोटर आईडी नहीं है मेरे पास, क्योंकि उस वक्त 21 साल में वोटर आईडी बनता था। अच्छा। तो अभी मैं आके मतलब 7-8 साल हो गया यहाँ, तो वोटर आईडी बनाया नहीं मेरी फैमिली के पास, वाइफ और बच्चों के पास तो नहीं है वोटर आईडी। तो अभी बनाना चाहिए वोटर आईडी नहीं है जी? ये पासपोर्ट है मेरे पास और आधार कार्ड है। पासपोर्ट कंटिन्यूअस है, मतलब 30-40 ईयर्स से। देखिए, एक तरफ तो एक डिक्लेरेशन ही आ गया है, आपने सुना होगा कि जब हम सिटीजनशिप रजिस्टर यानी कि NRC को जब कंप्लीट करेंगे या उस तरफ अगर जाएंगे, तो फिर ये आधार कार्ड और पासपोर्ट ये काम नहीं आएगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या काम आएगा, लेकिन बहरहाल सरकार को इस मसले में सोचना चाहिए। और आपसे गुजारिश ये है कि बहुत सी ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको NGO बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस लाइन पे काम कर रही हैं। वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बनाने के लिए आपको सहायता कर रही है, असिस्ट कर रही हैं। उनका एड्रेस लीजिए या उनसे आप ये कीजिए, जब आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है तो आपको आधार में भी परेशानी नहीं होगी, राशन कार्ड में भी परेशानी नहीं होगी, ड्राइविंग लाइसेंस में भी परेशानी नहीं होगी, और न ही आपको वोटर लिस्ट में आपके नाम आने में परेशानी होनी चाहिए। तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, चूँकि आप बाहर रहे हैं। यहाँ का एक हमारे देश का एक ऑफिशियल्स का काम करने का तरीका होता है। जो लोग NGOs चला रहे हैं, इस काम में कर रहे हैं, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए जी। अच्छा वकील साहब, जैसे अभी CAA लागू हो चुका है, तो जब तक NRC या NPR नहीं होता तब तक क्या इसका कोई असर होगा? देखिए, CAA से आम सिटीजन्स हमारे देश का अफेक्टेड नहीं होगा। अच्छा। आम सिटीजन्स अफेक्टेड नहीं होगा इसलिए कि भाई अगर सरकार पिछले 20 साल से आप देख लीजिए कि सरकार ने कितने लोगों को सिटीजनशिप दी है। तो अगर किसी को सिटीजनशिप दे रही है, या कितने लोग दिल्ली में आते हैं बाहर से मतलब कि अपने देशी में से, बम्बे से या गाँव से आते हैं, इससे किसको क्या लेना देना है? आमतौर पर नहीं लेना देना होता है, जब तक कि वो आदमी आकर आपका चोरी न करे, आपको परेशान न करे। अगर वो सही पर सर्विस कर रहा है, कहीं अपना रोजी रोटी से लग रहा है, तो किसी को परेशानी नहीं है। तो इसी तरह से सिटीजनशिप अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के लोगों को, या इवन श्रीलंका, नेपाल के लोगों को सरकार अगर सिटीजनशिप लाखों की तादाद में दे रही है, तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। तो उनको देने में आम लोगों को कोई दुश्वारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और इससे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से पहले भी ये सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 1955 में पास हुआ। 1955 से लेके अब तक जो है लाखों लोगों को सिटीजनशिप दी जा चुकी होगी, और लाखों लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो गवर्नमेंट को किसी किस्म की रुकावट नहीं है जी। उसका एक सिस्टम दिया हुआ है, सेक्शन 43456 से डील करता है कि अगर आप बाहर से आए हैं हमारे देश में, तो आप कितने दिन देश में रहेंगे, उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन होता है, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन होता है, सिटीजनशिप बाय बर्थ होता है, ये सब सिस्टम होता है जी। तो यानी अभी इससे किसी को कोई खतरा नहीं है, अभी जब तक NRC आम NPR सिटीजन से, आम सिटीजनशिप से अगर को इस चीज से कि आप बाहर के लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं, लाखों में दे रहे हैं या करोड़ों में दे रहे हैं, जिस तरह से पॉपुलेशन 1 करोड़ 32 लाख है, उसी तरह से 35 लाख हो जाएगा, 37 लाख हो जाएगा, या 1 करोड़ जो है 35 लाख या 38 लाख हो जाएगा। तो उससे बहुत ज़्यादा
हिंदुस्तान नहीं के पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं इस पर किसी को ऑब्जेक्शन है। ये भी बहुत क्लियर ले लें आप लोग कि जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको किसी को सिटीजनशिप देने में कतई दिक्कत नहीं है, वो कहीं नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल। वो तो बात वहां कह रहे हैं जहां की एनपीआर और फिर एनआरसी का मसला आता है, जहां पर कि फिर उनको यह जहां पर खतरा है, अपनी नागरिकता जहां अपनी नागरिकता citizenship फिट हो, साबित करने की बात आती है। हाँ वहां पर लोग कह रहे हैं कि जो सिटीजनशिप हम, अच्छा ऐसे भी किसी को ये कह देना कि तुम अपने बाप के लड़के नहीं हो, औलाद नहीं हो, ये अपने आप में गाली है। उससे बड़ी गाली है किसी को यह कहना कि तुम इस देश का सिटीजन नहीं हो, जिस देश में वो पैदा हुआ है, उसके फादर पैदा हुए हैं। आज सिर्फ इस बेसिस पर कह दे कि भाई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। जी। अब कोई कहे कि साहब आप फलां के लड़के नहीं हो, कोई कहे कि नहीं साहब मैंने सही कहा है, अगर हो तो अपने बाप का प्रूफ दिखाओ, तो आदमी बाप का प्रूफ पॉकेट में तो लिए हुए घूमता नहीं है। तो ये अजीब किस्म की चीज है जो कि अननेचुरल है। बिल्कुल। और ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि दुनिया पूरा जो है पिछले 50-60 सालों से कम दुनिया फलाही स्टेट की तरफ जा रही है, जो कि सिटीजन्स को फैसिलिटेट करती हम है। और बात करेंगे, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है। वकील साहब, मेरे को एक क्वेश्चन है। मेरी एक आंटी है, उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद मतलब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। अच्छा। तो उनकी प्रॉपर्टी थी कहीं पर, तो उस प्रॉपर्टी में वो फादर इन लॉ के नाम पे थी और उनके 2 बेटे थे। अच्छा। तो अब जो फर्स्ट शेयर होल्डर था, जो मतलब उनके को शेयर होल्डर थे, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को विदाउट कंसेंट ऑफ सेकंड पार्टी के बगैर उसको ट्रांसफर करके भेज दिया। तो उसमें अब कानूनी प्रावधान क्या है वो मैं जानना चाह रहा था। जी ठीक है। देखिए बहुत क्लियर है कि जब उनका इंतकाल हुआ है तो उस वक्त भी प्रॉपर्टी फादर इन लॉ के पास ही थी, तो प्रॉपर्टी फादर इन लॉ ही के पास रही। फादर इन लॉ जो है अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी जैसा तबीयत करे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ, अगर जो प्रॉपर्टी हस्बैंड के पास होती तो उस प्रॉपर्टी में उनके वाइफ का भी हक हो जाता उनके इंतकाल के बाद। लेकिन जो प्रॉपर्टी उनके नाम से थी ही नहीं हस्बैंड के, वो प्रॉपर्टी ससुर के नाम से थी, तो वो प्रॉपर्टी में बहू का हिस्सा नहीं बनता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, सवाल मेरा है, रेशमा सेठी बोल रही हूँ मैं। जी। मैंने अपने बेटे का पहचान पत्र 2-3 जगह डलवा दिए, मगर अभी तक पहचान पत्र नहीं आया मेरे बच्चों के। जी। कैंसिल कर दिए बार बार। नहीं, आप देखिए, अगर आपने पहचान पत्र के लिए अप्लाई किया है और नहीं वो दे रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न उनको दिखाना पड़ेगा। जी। अगर रीज़न कोई नहीं दे रहे हैं तो फिर आप फौरन लोकल एडवोकेट से आप कांटेक्ट कीजिए, उनको लीगल नोटिस भी भेजिए। उसके बाद भी अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट में केस कीजिए। लेकिन आपको ये दिखाना होगा, ये प्रूफ दिखाना होगा कि आपने पहचान पत्र के लिए एप्लीकेशन दी थी, इतने तारीख को रिसीव हुई थी और इतना दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक नहीं बना है। तो आपका मैटर जो है वो आपके फेवर में है। आप किसी एडवोकेट से बात कीजिए या इन सब कामों को इमरजेंसी बेसिस पर करा लीजिए। जी वकील साहब, अभी ये जो CAA लागू हुआ है, वहीं मुल्क के कुछ हिस्सों में ये लागू नहीं हो रहा है, तो वहाँ लागू ना होने की वजह क्या है? देखिए, ये बहुत ही विडंबना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश में कई किस्म की चीज़ें थी। एक तो थी जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत में थी और कहीं कहीं प्रिंसली स्टेट थी। शुरू ही से ब्रिटिश के ज़माने में भी या उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त भी ये ख्याल किया गया कि अगर किसी इलाके के लोग वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना रहन सहन को बरकरार रखना चाहते हैं और उनको ये ख़तरा है कि हमारी तादाद कम है, अगर दूसरे लोग इधर आने लगेंगे तो हम माइनॉरिटी में हो जाएंगे, जिसका कि असर हमारे कल्चर पर पड़ेगा, तो उन लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी यह प्रावधान दिया गया कि उनको स्पेशली ट्रीट किया जाएगा। अच्छा। उस स्पेशल ट्रीटमेंट में हमारे जम्मू एंड कश्मीर भी आता था, गुजरात भी आता है कुछ मसलों में, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के कई स्टेट्स आते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि आप आसाम के बाद अगर मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सबों में अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आपको वहाँ से एक परमिट लेनी पड़ती है। अब देखिए, नाम उसको कुछ भी रख दिया जाए, परमिट रख दिया जाए, वीज़ा रख दिया जाए, यानी कि सिंपल ये कि जब तक आपके इनर परमिट या इनर लाइन बताया नहीं कि चाहे उसका नाम कुछ भी आप रख दें, लेकिन अगर वो चीज़ इसलिए है कि बगैर इसको इश्यू हुए आप जो है उस स्टेट के बाउंड्री में नहीं जा सकते हैं, तो वो एक किस्म का रिस्ट्रिक्शन ही हुआ।
ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। जी। तो इस किस्म का रिस्ट्रिक्शन है, उन लोगों को यही खतरा है कि हमारे पास जब ये लोग आएंगे या जब ये सिटीजनशिप दी जाएगी लोगों को, वे लोग अगर हमारे इलाके में आकर बसेंगे तो हम उनको, वो हमारे कल्चर के ऊपर असर पड़ेगा। अच्छा। तो इसलिए कि अगर आप सिटीजनशिप दे रहे हैं बाहर के लोगों को, तो इस चीज़ का सरकार ख्याल रखे कि कोई त्रिपुरा या मिजोरम में रह रहा है, वहाँ पर अगर पाकिस्तान का या बांग्लादेश का या अफगानिस्तान का रह रहा है तो उसको सिटीजनशिप वहाँ के रेसिडेंट्स के हिसाब से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड हैं। जी, यानी कि इसीलिए यहाँ इन हिस्सों पर CAA लागू नहीं होगा। होता है। इस दौरान कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? हम श्रीनगर से बोल रहे हैं मैम। जी जी, श्रीनगर से। जी, हाँ, बताएं। सवाल बताएं, क्या सवाल है? सवाल है मैम, हमको 2010 में पर्चा एक लग गया है, कम से कम 60 आदमियों का एक ही पर्चा लगा हुआ है। तो उसमें बहुत तभी लगता है, अभी अदालत में कार्रवाई नहीं करती है। अच्छा। तो इसमें से बहुत सारे बेगुनाह लोग हैं फंसे हुए इस पर्चे में जो पुलिस ने दिया हुआ है, तो ये कैसे खत्म हो सकता है? अब देखिए, एक तो होता है कानून का, दूसरा होता स्टेज ऑफ कानून का इस्तेमाल, और एक तीसरा स्टेज होता है कानून का मिसयूज, यानी उसका बेजा इस्तेमाल। अक्सर देखा जाता है कि जब स्टेट जो है टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ बढ़ती है तो कानून का बेजा इस्तेमाल होने लगता है। अब कानून का बेजा इस्तेमाल होने का मैं आपको अभी एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि जितने वो 144 धारा लगा था यूपी में या इवन श्रीनगर में, जो कि चैलेंज हुआ था, जिसका कल ही डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, और बहुत ही अच्छा डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कह दिया कि जब मजिस्ट्रेट 144 का जो है वो धारा लगाता है, 144 धारा का मतलब ये होता है कि 5 लोग या 5 से ज़्यादा लोग एक साथ किसी जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में या उस किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी इलाके में अगर इस किस्म का धारा लगा हुआ है, डीएम ने अगर उसको अनाउंस कर रखा है। तो उसमें सिचुएशन ये आता है कि आदमी को अगर कहीं बारात में भी ले जाना है एक बस में, कहीं बारात को रिसीव करना है, तो उसके लिए भी डीएम वगैरह से परमिशन लेनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, जिस तरह से कि आर्बिट्री तौर पर हर डीएम इसको लगा दे रहा है, गैर मुद्दत मतलब मुय्यना मुद्दत के लिए लगा दे रहा है। आपको तज्जुब होगा ये सुनकर कि 144 जो है तकरीबन 1 साल से बनारस में लगा हुआ है, वाराणसी में, और आज भी है वो। तो सुप्रीम कोर्ट का कल का जजमेंट जो है वो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, आई ओपनिंग जजमेंट है। उसमें क्लियर ये दे दिया है कि आप 144 अगर लगा रहे हैं किसी भी इलाके में तो आपको रीज़न देना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये क्यों लगा रहे हैं और कितने दिनों के लिए लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है। लेकिन इसका देखिए आप किस तरह से मिसयूज़ हुआ है। पिछले जब से एजिटेशन चल रहा है तब से जिस तरह से इस धारा का मिसयूज़ हुआ है उसका कोई जवाब नहीं। तो देखिए, जब धारा का मिसयूज़ होता है और ख़ास तौर से जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, अगर वो सरकार से नहीं पूछते हैं कि आप ये 144 लगवा रहे हैं किस लिए लगवा रहे हैं, कंप्लीट सब सर्वेंट हो जाती है। यानी कि अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है स्टेट की, अगर वो पॉलिटिकल यूनिट के बिल्कुल अंदर में आ जाती है और उनके ह्यूम्स एंड फैंसी पे यानी कि उनके डिक्टेशन पे काम करने लगती है, तो इस किस्म का सिचुएशन आता है। और उसी किस्म का सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि जब एक बार इस किस्म का इंस्ट्रक्शन चला जाता है पॉलिटिकल बेसिस से, तो इन सब मसले को आम तौर पे जो जूनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल के या विलेज लेवल के या तालुका लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हुए घबराते हैं। खैर, कल के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर 144 पे जजमेंट दे दिया। और कल के जजमेंट में एक बहुत और अच्छी बात आई है कि इंटरनेट को कोर्ट ने ये कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान के सिटीजन्स के लिए जो है वो बिल्कुल लाइफ लाइन है और फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। इसलिए इस पे इस किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाना जो है अनजस्टिफाइड है। जब तक कि रीजनेबल ग्राउंड ना हो तब तक आप सिटीजन्स को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में दवा भी उसी से मंगाया जाता है, आज की डेट में जितने सर्विसेज में अप्लाई उसी से किया जाता है, नेट से किया जाता है, और नेट से ही ज़्यादातर काम चल रहा है। कहीं जा रहे हैं, होटल बुकिंग है, फ़्लाइट की टिकट बुकिंग है, ट्रेन का टिकट बुकिंग है। अगर उसको जैम कर दिया जाए, एक दिन जैम कर दिया जाए, लोगों को की एक्सेसिबिलिटी ख़त्म कर दी जाए, तो आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि स्टैंड स्टिल हो जाएगा, पूरा
डेवलपमेंट, पूरा वर्क, जितने ऑफिशियल्स वर्क हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल के डिसीजन में इस चीज़ को भी क्लियर किया है। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और पढ़ने लायक जजमेंट है, जिसमें क्लियर ये बात कही गई है कि ये नेटवर्क हुआ या ये सब जो है वो इसेंशियल है इस वक्त लाइफ की, उस इसेंशियल में लेकर जो है ये कि नहीं, इस पर इस तरह से पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है जिस तरह से कि पिछले दिनों लगाई गई है। जी वकील साहब, इसे लेकर आगे हम और भी बात करेंगे। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में। इस दौरान कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? एक कॉलर हमारे साथ और है, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, जैसे आजकल इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और लगातार हम एनआरसी के बारे में, एनपीआर के बारे में, सीएए के बारे में सुन रहे हैं, वहीं पर क्योंकि इसमें कागज दिखाने की बात है तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हम अपने कागज नहीं दिखाएंगे। तो अगर लोग अपने कागज ना दिखाएं तो क्या होगा, क्या हो सकता है? देखिए, पहले इसका प्रोसीजर समझ लीजिए कि सरकार किस किस्म के प्रोसीजर से ऑपरेट करना चाहती है। प्रोसीजर ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि सिटीजनशिप एक्ट तो ऑलरेडी था, लोगों को सिटीजनशिप देने का प्रावधान भी था, लेकिन 2003 में वाजपेयी जी के जब प्राइम मिनिस्टर थे उस जमाने में एक सिटीजनशिप रूल्स बना, सिटीजनशिप एक्ट के तहत। हर एक्ट के तहत रूल बनता है, तो ये 2003 में रूल बना। उस रूल में जो है एनपीआर का जिक्र हुआ कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक बनाया जाएगा। उस एनपीआर का जो है पहला जो हुआ था सर्वे, वो 2010 में फिर हुआ था कांग्रेस के जमाने में। उसमें मोटी मोटी 15 चीजें पूछी गई थी जिस पर कि लोगों को कतई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था और हुआ नहीं। आप लोगों को मालूम है 2010 में, वो पता नहीं आप लोगों को मालूम, आम लोगों को मालूम भी नहीं हुआ होगा कि हुआ, लेकिन लोगों से ये किस्म का प्रोफार्मा के तहत जो है जानकारी ली गई जिसमें कि 15 पॉइंट पूछा गया था। तो जब अब आगे यहाँ पर मसला होता है कि जब ये एनआरसी का बात आ रहा है तो ये है कि एनपीआर में जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, अब उसी इन्फॉर्मेशन में क्या काम की है सरकार ने कि बाकी 8 और इन्फॉर्मेशन जोड़ दी है। जैसे पहले वाले इन्फॉर्मेशन जो मांगा गया था 2010 में, उसमें ये तो था कि आपका नाम होगा, आपके वालिद का नाम होगा, आपके वालिदा का नाम होगा, यानी इसमें कुछ और चीजें बढ़ा दी। इसमें और जैसे अब ये वालिद का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वालिदा का नाम यानी कि मदर का नाम, उनका प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ, जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल काम हो गया है। अगर इन चीजों को जो कि अभी बढ़ाया गया है उसमें अगर उसको निकाल दें, वही 15 अगर ही उसमें आइटम्स रहे जानकारी मालूम करने की, तो उस पर किसी को एतराज नहीं होगा, ना होना चाहिए, क्योंकि वो आमतौर पे एक कौन से लोग रह रहे हैं इस देश में, कौन से, चाहे वो सिटीजन्स हो या नॉन सिटीजन्स हो, इसके लिए बन रहा है। लेकिन आज की डेट में अगर एनपीआर या रजिस्टर भरा जा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ यह कि आई डिक्लेयर आगे लिखा जाएगा, मैं इस चीज़ को घोषित करता हूं कि मेरे पास राशन कार्ड है, मेरे पास जन्म बर्थ रजिस्टर है, मेरे पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, मेरे पास ये पासपोर्ट है या नहीं है, मेरे पास इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे पास आधार कार्ड है। बायोमेट्रिक नहीं मांगा जा रहा है क्योंकि आधार कार्ड में ऑलरेडी बायोमेट्रिक आ जाएगा। तो इन सब चीजों का, और ये कि मैं इस देश का सिटीजन हूं या ये कि मैं इस देश का सिटीजन नहीं हूं, तब देखिए आज सिर्फ लिखवा सकते हैं, यानी ये इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे? नहीं, आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे और इन्फॉर्मेशन बताया ना, एक डिक्लेरेशन होगा कि मैं ये सत्यपूर्वक, जिसको कहते हैं ना कि एफिडेविट की शक्ल में होता है कि आई डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन व्हाटसोएवर इन्फॉर्मेशन हैव बीन प्रोवाइडेड बाय मी इज ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो अब आपने उस पर डिक्लेरेशन दे दिया। अब उस डिक्लेरेशन में आज की डेट में हर चीज कंप्यूटराइज है, एक बटन से लोगों को अलग किया जा सकता है। यानी कि ये एक बटन दबा दें कि जिन्होंने ये लिखा है कि हम हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं, तो एक बटन दबा दिया जाए कि हर उस कॉलम में जिन्होंने ये कहा है कि हम इस देश के शहरी नहीं हैं, उसको अलग कर दिया जाए, वो अलग हो जाएंगे एक बटन में, माने सेकंडों में। उसके बाद फिर ये देखा जाए कि देखिए साहब, इसमें जो फला ने ये बात कही है, डेट ऑफ बर्थ बताई है जो अपने फादर के, खुद दिल्ली में रह रहे हैं और कह रहे हैं कि फादर हमारे इंटीरियर जो है मद्रास के थे या तमिलनाडु के थे, तो ये डाउटफुल लग रहे हैं।
यानी सारी चीजों के बारे में बड़ी आसानी से अलग किया जा सकता है। और अलग करने के बाद डाउटफुल वोटर्स या डाउटफुल सिटीजन्स के आगे जो है एक निशान लगाया जा सकता तैयार की जा सकती है। अब आगे क्या होगा कि वकील साहब इस पर और भी बात करेंगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। कुछ कॉलर्स हमारे साथ और भी हैं। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा कॉलर से राब्ता नहीं हो पा रहा। आप हमें बता रहे थे। जी मैं उसको आगे बता दे रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह वही है जब आपको डाउटफुल कर दिया जाएगा, फिर उस वक्त एक छोटा सा ऑफिसर आपके डिस्ट्रिक्ट का या आपके तहसील का वो आपको एक नोटिस देगा कि आपका सिटीजनशिप डाउटफुल है, आप फला फला डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। क्योंकि या ये कहे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है जैसा कि आपने फॉर्म में भरा है। अब ये कि अब वहां से लोगों की परेशानियां बढ़ जाएगी। तो जहां तक मसला ये है कि उस वक्त कोई भी अगर आपसे ये कह रहा है कि आपने जो NPR में डिक्लेरेशन दिया था कि आपके पास फला चीज है और आपके पेरेंट्स जो फला जगह पैदा हुए थे, उसका आप प्रूफ लाइए। अच्छा, अब ये परेशानी बढ़ जाएगी, कहां से प्रूफ लाएंगे या क्या क्या, उस फिर प्रूफ को कितना माना जाएगा कितना नहीं माना जाएगा। तो ये सब खतरा, यानी जो अभी तक बात हो रही थी NRC की, NPR भी वही है, घुमा फिराकर वही बात, बस नाम बदल दिया गया है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, जी बताएं क्या सवाल है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैंने एक प्रॉपर्टी बेची, बिल्डिंग बेची जमीन के साथ। तो मेरे प्रॉपर्टी के बगल में मेरे रिश्तेदार की प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा हिस्सा उसका गलती से हमारे डीड में आ गया और तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जी ठीक है। देखिए, अच्छी बात है कि आप ईमानदारी से बता रहे हैं कि आप अपने शेयर के साथ जो है दूसरे का भी शेयर, अपने पड़ोसी का भी शेयर आपने बेच दिया। साल देखो, अपने पड़ोसी का शेयर आप कैसे बेचेंगे? जो आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी वही प्रॉपर्टी करेंगे। अगर उस आपने जब प्रॉपर्टी अपना बनाया था, जो बिल्डिंग बनाया था, अगर उस बिल्डिंग में उसका पोर्शन जो है लैंड का इंक्लूडेड है तो ये तो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी, क्योंकि नहीं आप बिल्डिंग गिरा सकते हैं और नहीं जो है वो आपको एग्री करेगा इस बात पर कि आप के खिलाफ मुकदमा न करे। तो अच्छा होता कि उससे बैठ कर सेटल कर लेते, क्योंकि ये तो किसी को हक नहीं है ना कि किसी दूसरे अपनी ज़मीन के साथ साथ किसी दूसरे की ज़मीन में भी बिल्डिंग बना ले अपना, या अपना घर बना ले। तो इसलिए जो है आपको कोई राइट नहीं बनता था उसकी जगह पर अपना बिल्डिंग बनाना। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो जी बताएं क्या सवाल है। ये इनको आंसर ये क्या जरूरत पड़ी, ये जो ACC का इन्होंने कानून पास किया। एक दूसरी बात है, इतनी पब्लिक जो है इस वक्त रोडों पर मतलब बेचारी सफर कर रही है, रात को भी और दिन को भी। जी, इसका कोई ऐसा होना चाहिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर और ये जो मिनिस्टर्स वगैरह जो आते हैं, इनके ऊपर भी कोई ऐसा हो जो इनको लोगों को हरासमेंट करने के, इनको भी कोई सजा होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये कि जितने ही एजिटेशन हो रहे हैं, जब तक एजिटेशन पीसफुल है, जब तक कोई भी सरकारी या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हो रहा है, जब तक आम पब्लिक को परेशानी नहीं उठानी पड़ रही है, तब तक उनको पूरा हक है गवर्नमेंट के किसी भी स्टेप्स से, अगर वो एग्री नहीं करते हैं, अगर वो सोचते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रहा है, तो हर सिटीजन्स को अकेले, ग्रुप में, बड़े ग्रुप में इकट्ठा होकर उनको एजिटेट करने का हक है। पहली बात तो ये क्लियर रहे। जो भी लोग एजिटेशन कर रहे हैं, जब तक कि वो कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, जब तक कोई तोड़फोड़ नहीं हो रहा है, तब तक वो सही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उधर ये है कानून कि उनको किसी किस्म का इल्लीगल एक्ट नहीं करने दिया जाएगा, जबकि ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि उनको जो है प्रोटेस्ट करने का हक है, अपनी बात कहने का हक है, तो दूसरी तरफ ये भी आप क्लियर रखें कि सरकार को भी या पुलिस को भी ये हक नहीं है कि कानून के जरिए न चलकर जो है कानून पुलिस अपने हाथ में ले ले और जहां तबीयत करे वहां डंडा घुमा दे, जहां तबीयत करे वहां स्टिगर दबा दे और फायर कर दे। ये भी उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि उनका भी अगर वो कानून के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आम सिटीजन्स पे या एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेटर पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, बगैर किसी वार्निंग के कर रहे हैं, रोड से ही नहीं सिर्फ भगा रहे हैं, अगर उनके घर भी जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो उनका भी ये काम जो है वो गैर कानूनी है, जिसके लिए वो जिम्मेदार हैं। लेकिन यहाँ पर मसला होता है कि एक तरफ पुअर सिटीजन्स होते हैं, दूसरी तरफ जो है सरकार होती है विद इनॉर्मस पावर, मैन पावर
एज वेल एज अदर मटेरियल पावर्स। तो ये एक मुकाबला ऐसा हो जाता है कि एक तरफ बहुत बड़ा पावर हो जाता है स्टेट और एक तरफ इंडिविजुअल हो जाते हैं। तो इसी में अब कोर्ट को जो है पावर है या कोर्ट का जो है जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी इस किस्म के केसेस में जो भी लैंडमार्क दुनिया के जजमेंट में बता रहा हूँ, ये देखा जाता है कि सिटीजन्स का ने जो इस्तेमाल किया, जो स्टेट ने इस्तेमाल किया, इसमें तवाज़न कैसे बरकरार रखा जाए। अगर स्टेट भी वांटनली यानी कि अपनी मर्जी से जो तबीयत करे वो कर रही है, तो उसको भी नहीं करने दिया जाता है और उनके ऊपर भी जो है एक नज़र रखी जाती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज की डेट में जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उनसे गुजारिश ये है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, आप रात दिन प्रोटेस्ट करें, आप प्रोटेस्ट बिल्कुल कंटिन्यू भी रख सकते हैं क्योंकि ये आपका हक है, लेकिन कानून अपने हाथ में न लें। हाँ, अगर ऐसे में कोई पुलिस या कोई दूसरा ग्रुप आपके यहाँ इंटर करके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो दुनिया बहुत आगे हो गई है। आज की डेट में हर आदमी के पास तकरीबन मोबाइल या स्मार्टफोन है, उनके फोटो लें, चीज़ों को रिकॉर्ड करें और थोड़ा सा ये मसला हल हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। पीस जब रिस्टोर हो जाएगी अच्छी तरह से, एक गवर्नमेंट और पब्लिक मिलकर एक पॉइंट पर पहुंच गई, चाहे वो विड्रा करे ये या ऐसे सब्सिडाइड हो, तो ये हक बन जाता है। और उस हक में जो है फिर वे लोग जो भी पुलिस वाले हैं, चाहे वो पीएम के या होम मिनिस्टर के या चीफ मिनिस्टर के, उस आर्डर को पर कर रहे हैं जो कि ज़बानी दी गई है और वो इलीगल अगर काम कर रहे हैं, तो सभी जिम्मेदार होंगे। बल्कि जो कानून को बरकरार रखने के लिए एजेंसीज हैं, जैसे पुलिस एजेंसी हुई या कोई भी लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है और सबको कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए ये बात कही गई है कि स्पॉट पे अगर कोई बड़ा ऑफिसर किसी छोटे ऑफिसर्स को ऐसा ऑर्डर कर रहा है कि जो कि इल्लीगल है, तो छोटा वाला रिफ्यूज कर सकता है। वो कह सकता है कि नहीं, हमें कानूनी ऑर्डर दीजिए, हम आपका कानूनी ऑर्डर मानेंगे। और ये चीज़ जो है ख़ास तौर से उन लोगों को देखना चाहिए कि क्या ये आर्डर जो हमें मिल रहा है या इस किस्म के लोगों के घर पे, रोड पे नहीं बल्कि घर में दौड़ा के अगर मार रहे हैं, तो क्या ये अपने आप में कानून का दायरे का आर्डर है या कानून के दायरे में हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक रोज़ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून तोड़ने का, अगर एक सिविलियन कानून तोड़ता है तो एक वर्दी में है वो भी कानून तोड़ता है, या कानून के सामने जो है दोनों जवाबदेह हैं। बल्कि जिसको पावर दिया गया है उसकी जिम्मेदारी उसी हिसाब से बढ़ जाती है प्रोपोर्शनेटली है। इसलिए वो अगर गलती करता है, वो कानून अपने हाथ में लेता है, तो उसके लिए सज़ा जो है मुख्तलिफ है। और उन सभी लोगों को, पब्लिक बहुत जागरूक है आज की डेट में, उन सभी लोगों को एक रोज़ जो है कानून फेस करना पड़ेगा। और कानून के हिसाब से किसी ने भी कानून तोड़ा है तो उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। जी वकील साहब, बीच में मैंने आपसे पूछा था कि अगर कोई अपने कागज़ ना दिखाए तो उसके साथ क्या होगा, तो आपने कहा कि उसके नाम के आगे डी लिख दिया जाएगा। अगर यही चीज़ बड़ी तादाद में लोग करें और अपने कागज़ नहीं दिखाएं, तब क्या होगा, उसका क्या असर होगा? देखिए, कानून तो उसी वक्त होता है जबकि इंसान माने और मेजॉरिटी उसको माने और उसको अप्रूव करे। अब देखिए, पार्लियामेंट में जो कानून पास होता है मेजॉरिटी से, तो इस प्रेजम्पशन पर पास होता है कि जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं उसको मेजॉरिटी से चुने। सपोज कोई एमपी है, उस डिस्ट्रिक्ट में अगर वो मेजॉरिटी वोट पाया है तभी वो चुना गया है, तो फिर ये मेजॉरिटी वोट पाकर जो पार्लियामेंट में जाते हैं, अब फिर वहाँ से मेजॉरिटी से कोई कानून पास करते हैं, तो ये माना जाता है कि चूंकि देश के मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन जो हैं वो उस चीज़ को मानते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जब वही रिप्रेजेंटेटिव एमपी एमएलए, जब आम पब्लिक को ये समझ में आता है कि नहीं, ये हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पर जाकर जो है वो दूसरे हिसाब से कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, बड़े बड़े जैसे सपोज लगी प्रॉपर्टी वाले हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, तो फिर वही पब्लिक आकर फिर एहतजाज करती है रोड पे। और जब एहतजाज करती है तो पब्लिक यही कहना चाहती है कि हमने आपको इसलिए नहीं पार्लियामेंट में या असेंबली में भेजा था कि आप ऐसा कानून बनाए जिससे कि हमें तकलीफ हो। तो जब मेजॉरिटी ही इस बात पर आ जाएगी कि हम जो है सिग्नेचर नहीं करेंगे या अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली जो है कोई न कोई गवर्नमेंट को तरीका निकालना पड़ेगा। क्योंकि कानून वही होता है जिसको कि पब्लिक कंसेंसस से एग्री करे कि हाँ ये कानून है। अगर जब कानून, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात हो रही थी तो यही बात हुई ना भाई कि हमारा एक सेकुलर स्टेट होगा, उसमें मुस्लिम भी थे, उस जिसको बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और गैर मुस्लिम भी थे, शेड्यूल कास्ट भी थे, बैकवर्ड भी थे। तो ये सब मिलाकर वो हमारा कानून जो है एक ऐसा दस्तावेज है जो कि एक एग्रीमेंट है
हाँ। उस एग्रीमेंट पर जब सब तय हो गया तो उसी को ये सबने दस्तखत की, और इसलिए दस्तखत की कि उसमें सबकी बातें रखी गई। अब बातें रखने के बाद ये हुआ कि हमारा जो आने वाला देश है उसका ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सभी शामिल है, तो सबके बीच एग्रीमेंट है, हाँ सबकी एग्रीमेंट है। और उस एग्रीमेंट के तहत जो है, अब अगर कोई उसको नाफिज करने में या 70 साल बाद ये कहे कि नहीं साहब हम अब इसको सेकुलर नहीं मानेंगे, तो मेरा कहने का मतलब है कि बेसिक एग्रीमेंट को आप तोड़ रहे हैं। जब बेसिक एग्रीमेंट को आप तोड़ रहे हैं तो हमें भी हक है ये कहने का कि ये जो आप तोड़ रहे हैं, ये जो आप तोड़ रहे हैं, इस तोड़ने को हम नहीं मानते हैं। जी बिल्कुल, आगे भी बात करेंगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? जी जी जी, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। वकील साहब से मेरे लिए एक सवाल है राइट टू रिएक्शन के हवाले से। जिस तरह से दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में जिस तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट को बंद कर दिया गया, काफी सारे लीडरान को जो हिरासत में लिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें हक है राइट टू रिएक्शन का, अगर लेजिस्लेचर कोई लाभ बनाता है उसके बाद लोगों को हक है कि वो उस पर रिएक्ट करें कि लोग उससे खुश है कि नहीं। तो जिस तरह से हालात यहाँ पे बनाए गए उसके बाद तो आप उसे किस तरह से देखते हैं? साथ ही जिस तरह से आपने अभी कहा कि कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो वो काफी लैंडमार्क जजमेंट था। उसमें उन्होंने कहा कि इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट उन्होंने उसे करार दिया है अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो अभी भी 6 महीने से इंटरनेट जो है अभी भी मुअत्तल है, तो किस तरह का दबाव बनेगा कल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और ऐसे कौन से ग्राउंड से जिनकी बुनियाद पे इंटरनेट को बंद रखा जा सकता है? क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के ऐसा कहा जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट की वजह से इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। क्या वो परमिसिबल है? मतलब इतनी देर तक को किस तरह से आप इसे देखते? देखिए, कल के जजमेंट में तो बिल्कुल क्लियर आ गया कि ये यूजिंग इंटरनेट जो है ये इंसान के, ये जिसको कहते हैं ना कि ज़िंदगी के ज़रूरियात में से आ गया। तो वो जब ज़रूरियात में से आ गया और क्लियर, जब हर चीज़ इसी पर डिपेंड करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बात बहुत क्लियर कर दिया कि जब वो इसमें आता है। अब सवाल ये बताइए जो कश्मीर में किया गया है या जैसा किया जा रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि जो भी रीज़न दिया जाएगा वो जस्टिफिएबल होना चाहिए। अगर सरकार जो है वो ये कहती है, या चाहे स्टेट की सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो ये कहती है कि इन वजूहात पे, या नेशनल इंटरेस्ट, देखिए नेशनल इंटरेस्ट अल्टीमेटली बहुत वेग टर्म हो जाता है। आपको आगे बताना पड़ेगा कि हाउ इट इज़ अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। हमारा प्रोटेस्ट अगर लॉफुल प्रोटेस्ट है, पीसफुल मैनर में हो रहा है, तो ये हमारा प्रोटेस्ट लॉन्च करने का एक तरीका है जिसको कि कोर्ट जो है या लॉ या कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है। अब ये कि क्या ये जस्टिफाइड है जो क्लेम डाउन हुआ है, मैं समझता हूँ कि मैं शुरू ही से कह रहा था कि मेरे हिसाब से इस तरह से जस्टिफाइड नहीं है। अगर सपोज कर लीजिए कि 370 ख़त्म किया गया है, तो जिसे ख़त्म करने के सिलसिले में मैंने यही बात कही जहाँ से मुझसे पूछा गया था कि जो ऑलरेडी प्रोविज़न दिया गया है 370 में, उसको सरकार ने अध्ययन नहीं किया है। यानी कि स्टेट के असेंबली का भी कंसेंट होना चाहिए, वहाँ के गवर्नर का कंसेंट था, इस किस्म की बातें थी। तो मैं खुद इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करता हूँ। और कश्मीरी जो हैं, जो इंडियन सिटीजन, उनसे गुजारिश है कि आप प्रोटेस्ट करें, आपको हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन कानून किसी हिसाब से हाथ में न लें। पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक है, वायलेंट प्रोटेस्ट करने का हक जो है हमारा कानून नहीं देता है। पीसफुल्ली आप बिल्कुल, जिसको आप रिएक्शन बोलते हैं, उसको प्रोटेस्ट कहना जो है वो लीगली ज़्यादा साउंड है। तो प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन वायलेंट प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो जी, वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? हम इसमें देर से फोन कर रहे हैं, परेशान है जी, बताएं सवाल क्या? वालेकुम सलाम जी, खैरियत से? जी, आपका सवाल क्या है? आपको क्या पूछना है? जी खैरियत से जी। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे वकील साहब, सर पूरे देश में इतना नाइंसाफी हो रही है मुस्लिमों के साथ, बताएं क्या करें? उत्तर प्रदेश में हुकूमत इतना नाइंसाफी कर रही, मुजफ्फरनगर में एक बुजुर्ग के साथ इतना नाइंसाफी हुई, क्या किया जाए? देखिए, पहली बात तो एक चीज ध्यान में रखिए कि सबको रखना होगा कि ये जो कानून बन रहा है या बना है CAA और फॉलोड बाय NPR या NRC, इससे जो है सिर्फ मुस्लिम ही अफेक्टेड नहीं होंगे, बल्कि मुस्लिम का प्रोपोर्शन वही होगा अफेक्ट होने में जो उनका पॉपुलेशन है, जो कि ये क्लियर हो गया है आसाम से। आसाम में 19 लाख या इससे कुछ ज़्यादा लोग जो है अफेक्ट हुए थे। उस 19 लाख में 15 लाख या 14 लाख से ज़्यादा जो है वो नॉन मुस्लिम है।
तो पॉपुलेशन अगर आप आसाम का देखें तो जो पॉपुलेशन में मुसलमान का रेशियो है उसी पॉपुलेशन से मुस्लिम अफेक्ट हुआ है, उसी पॉपुलेशन से नॉन मुस्लिम अफेक्ट हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में भी यही होने वाला है। और ये चूंकि सिटीजन्स ये बात समझ गई हैं कि हमें अफेक्ट करने जा रहा है, आज रोड पे आप ये नहीं समझे कि मुस्लिम हैं, बल्कि प्रोपोर्शनेट ही है, मतलब कि जितना मुस्लिम की पॉपुलेशन है उसी पॉपुलेशन के हिसाब से कहीं भी मुस्लिम 20% के अंडर ही रह रहे हैं प्रोटेस्ट में। बाकी जो है 80% नॉन मुस्लिम्स हैं, जो गरीब हैं, दलित हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो और गरीब हैं, वो उनके साथ जोड़ रहे हैं, या ये कि सभी लोग ज्वाइंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये बात जो है 1947 के बाद जो है पहली मर्तबा देखी जा रही है कि तमाम गरीब एक साथ रोड पे हैं और दिन रात रोड पर हैं और अपनी राइट के लिए लड़ रहे हैं। तो एक तो चीज़ ये कि ये अच्छी बात है। जहाँ तक बात ये है कि यूपी में क्या हुआ, तो देखिए जहाँ भी ऐसा देखने को आया है कि सरकार की तरफ से ज़्यादती हुई है या पुलिस की तरफ से ज़्यादती हुई है, तो देखिए कानून लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। सभी चीज़ों को आप मेंटेन करके रखिए, सभी में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये कि एक पुलिस वाला ज्यादती कर रहा है, एक SHO ज्यादती कर रहा है और एक आम सिटीजन के बारे में ये है, तो देखिए जो ज्यादती होती है पुलिस की तरफ से या SHO की तरफ से, तो उनके हाथ में FIR रजिस्टर्ड है। वो फौरन एक चीज मजमून लिख लेते हैं कि ऐसे ऐसे मिस्टर ए जो कि पब्लिक के आदमी हैं, उन्होंने ये ज्यादती की है, इस तरह से उन्होंने कानून का ब्रेक किया है। लेकिन पब्लिक के हाथ में तो ये बात नहीं है ना, वो तो कहीं कंप्लेंट कर सकता है लेकिन वो FIR नहीं कर सकता है। लेकिन आप लोग कंप्लेंट करते रहें, कंप्लेंट करते, हाँ कंप्लेंट, आप लोग कंप्लेंट करते रहें, आप लोग जो है पुलिस की ज्यादती की वीडियो या सबूत इकट्ठा करते रहें, क्योंकि आपको भी हक है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। बिल्कुल। वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम तरन्नुम। जिन कॉलर्स से आज हम बात नहीं कर पाए वो हमसे फिर से बात कर सकते हैं अगले हफ्ते, फिर से हमें कॉल मिला सकते हैं और अपने सवालों का जवाब हमसे ले सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।